वैदिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन एवं बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे थे, पिछली क्लासों में हमने जाना कि हमने एक तो हकमनी साम्राज्य उसके बारे में पढ़ा, जिसमें हमने शासकों के बारे में पढ़ा। पहला पढ़ा हमने साइरस के बारे में। साइरस जो है लगभग 600 ईसा पूर्व में भारत पर क्या है, एक असफल आक्रमण करता है, जिसकी जानकारी हमें प्लूटार्क आदि से प्राप्त होती है। दूसरा हमने पढ़ा यूनान साम्राज्य के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा कि लियोनाइडस और हकमनी साम्राज्य दोनों के मध्य में एक बहुत ही फेमस युद्ध होता है, जिसका नाम है थर्मोपोली युद्ध। जो थर्मोपोली नामक स्थान पर यह युद्ध लड़ा जाता है और काफ़ी सकरा पहाड़ी क्षेत्र है ये, और यहीं पर युद्ध लड़ा जाता है। इधर से जो शासक होता है उसका नाम है जेरेक्सिस, जबकि इधर से जो शासक था उसका नाम था लियोनाइडस। इन दोनों के मध्य में युद्ध होता है और इसी का जो युद्ध है ये काफ़ी ऐतिहासिक फेमस युद्ध था, जिसका नाम है थर्मोपोली का युद्ध। इसमें लियोनाइडस तथा 300 स्पार्टन सैनिक, यानी स्पार्टा जो था वो एथेंस की क्या है, राजधानी है, तो स्पार्टा के ही 300 सैनिक और उनका शासक जो लियोनाइडस होता है उनके मध्य में, और जेरेक्सिस जो है एक बहुत ही प्रतापी शासक है, हकमनी साम्राज्य का बहुत बड़ी सेना के साथ में थर्मोपोली नामक स्थान पर दोनों में क्या है, युद्ध होता है। जिस युद्ध में लियोनाइडस और उसके 300 जो सिपाही हैं, काफ़ी साहसी प्रतापी सिपाही जो थे, वो क्या है, वीरगति को प्राप्त होते हैं। ये युद्ध लगभग 600 ईसा पूर्व में लड़ा जाता है। आगे हम बात करते हैं सिकंदर के आक्रमण की। यहाँ तक हम सब पढ़ चुके थे, अब आगे हम पढ़ेंगे अलेक्जेंडर या सिकंदर। बात है यूनान साम्राज्य। सिकंदर के आक्रमण के बारे में हम पढ़ेंगे। नाम आता है सिकंदर का अलेक्जेंडर थर्ड। इसका दूसरा नाम है, इसी को हम सिकंदर महान के नाम से भी जानते हैं, सिकंदर महान। सिकंदर महान एक बहुत ही यूनान का यानी मैसेडोनिया का एक बहुत प्रसिद्ध क्या होता है, शासक होता है। काफ़ी प्रसिद्ध शासक होता है, कहाँ का, यूनान का। अगर बात करें पिता की, तो पिता है इनके फिलिप। पिता कौन है, फिलिप है। अगर माता का नाम, माता है इनकी ओलंपिया। माता ओलंपिया है, पिता इनके फिलिप है। सिकंदर का अगर जन्म की बात करें तो जन्म सिकंदर का होता है कब, 352 ईसा पूर्व। कहाँ होता है जन्म, जन्म स्थान मैसेडोनिया में ही इनका जन्म होता है। अलेक्जेंडर शुरुआत से ही प्रतापी और साहसी किस्म के क्या थे, एक योद्धा थे। इनका गुरु की अगर बात की जाए तो गुरु हैं अरस्तु। अरस्तु जो थे वो दर्शन शास्त्र, गणितज्ञ थे, एक महान गणितज्ञ भी थे। कौन, अरस्तु। अरस्तु की देखरेख में सिकंदर का क्या है, ज्ञान, और अरस्तु इसके प्रसिद्ध गुरु रहे हैं। इससे सिकंदर की जो महानता का अगर किसी को श्रेय दिया जाता है सर्वाधिक, तो वो किसको दिया जाता है, अरस्तु को ही दिया जाता है, क्योंकि अरस्तु ने ही इसको सभी चीज़ में, दर्शन शास्त्र में, युद्ध कौशल में आदि में क्या किया था, पारंगत किया था। आगे बात करते हैं सिकंदर इससे पहले 338 ईसा पूर्व, 338 ईसा पूर्व एक युद्ध लड़ता है, और युद्ध का नाम है चेरोनिया का युद्ध, यानी कि चेरोनिया का
युद्ध। इस युद्ध में ये भाग लेता है, लगभग उम्र होती है 18 वर्ष। इसी में सिकंदर के साहसी होने का क्या मिल जाता है, प्रमाण हमें प्राप्त होता है। युद्ध किन किन के मध्य हुआ था, अथेनियन और मैसेडोनियन के बीच में युद्ध होता है। अथेनियन और मैसेडोनियन, यानी कि अथेनियन और मैसेडोनियन, यानी कि मैसेडोनियन जो थे वो कौन थे, मैसेडोनियन जो थे वो कौन थे, सिकंदर मैसेडोनियन थे और फिलिप भी क्या था, मैसेडोनियन था। तो जो अथेनियन जो थे, इनका जो शासक आता है उसका नाम है डेमोस्थेनेस। डेमोस्थेनेस ये कहाँ के शासक हैं, अथेनियन के शासक हैं। इन दोनों के मध्य में युद्ध होता है और जिस युद्ध का नाम है चेरोनिया का युद्ध। ठीक है, युद्ध होता क्यों है, युद्ध होता है एथेंस के एवज में, यानी कि जो एथेंस एक साम्राज्य था जिस पर इससे पहले कौन शासन करते थे, एथेनियन के ही शासक जो थे लियोनाइडस इस पर क्या करते थे, इससे पहले शासन करते थे, जिसकी राजधानी कौन सी थी, स्पार्टा जिसकी क्या थी, राजधानी थी। और इसी को प्राप्त करने के लिए फिलिप ने क्या किया, एथेंस पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया, जहाँ का अथेनियन जो वंश है या साम्राज्य है, जिसके मध्य और मैसेडोनियन के मध्य में क्या होता है, चेरोनिया का युद्ध होता है, जिसमें विजय कौन प्राप्त करता है, तो विजय प्राप्त होती है सिकंदर की। इसमें सिकंदर क्या है, विजय प्राप्त कर लेता है, सिकंदर की विजय इस युद्ध में हो जाती है। यह है चेरोनिया का युद्ध। कब लड़ा जाता है, 338 ईसा पूर्व में लड़ा जाता है, जो कि एथेनियन और मैसेडोनियन के मध्य में युद्ध यह लड़ा जाता है। ठीक है, यहाँ तक हम अच्छे से जान चुके हैं। आगे बात करते हैं सिकंदर लगभग 336 ईसा पूर्व, यानी कि 336 ईसा पूर्व शासक बनता है। देखो, एक घटना घटित होती है और घटना किसके एवज में होती है, फिलिप के एवज में। फिलिप अपनी उम्र से लगभग 30 साल कम उम्र की एक राजकुमारी से क्या करता है, शादी करता है। यानी फिलिप का अंतिम विवाह किसके साथ में होता है, कैलियोपेट्रा के साथ में कौन विवाह करता है, फिलिप विवाह करता है। और इसी विवाह के मौके पर, यानी कि उस विवाह के उत्सव पर एक फिलिप का जो एक सैनिक होता है, और वो क्या बोल देता है, किसको, सिकंदर को एक कमेंट कर देता है, और कमेंट में बोलता है कि जो सिकंदर है वो क्या है, अपने वंश का नहीं है, ये क्या है, वंश का नहीं है। तो अगला जो वंश का प्राप्त होगा, यानी कि जो ओरिजिनल उत्तराधिकारी हमें प्राप्त होगा, वो किसके द्वारा होगा, कैलियोपेट्रा के द्वारा। और इसी बात पर क्या है, सिकंदर क्या हो जाता है, कुद्र हो जाता है, और फिलिप के एक जो सेनापति होता है, सीनियर सेनापति होता है, उसका क्या कर देता है, उसकी हत्या कर देता है। और इसी बात को लेकर के फिलिप और सिकंदर में गतिरोध हो जाता है, जिसके कारण जो ओलंपिया होती है, ओलंपिया और सिकंदर दोनों मिलकर के फिलिप की क्या करवा देते हैं, हत्या करवा देते हैं। ऐसा हमें जानकारी प्राप्त होती है, फिलिप की क्या करवा देते हैं, हत्या। तो 336 ईस्वी में फिलिप की मृत्यु हो जाती है, जो कि अंगरक्षकों के द्वारा की गई। फिलिप की मृत्यु, उसी के जो अंगरक्षक होते हैं वो क्या है, फिलिप की क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। और 336 ईस्वी में सिकंदर क्या बन जाता है, महज 20 साल की उम्र में, महज 20 वर्ष की आयु में
आयु में सिकंदर मकदूनिया या मैसेडोनिया का शासक बन जाता है। क्या बन जाता है? मैसेडोनिया का शासक बन जाता है। महज 20 साल की उम्र में जो सिकंदर है 336 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया का क्या है? शासक बन जाता है। बात आगे करते हैं। शासक बनने के बाद में सिकंदर का जो विश्व विजय का अभियान है वो क्या होता है? उसकी शुरुआत होती है। भाई विश्व विजय की शुरुआत क्यों करता है सिकंदर? पहली चीज़ तो यहीं पर है, प्रश्न चिन्ह लगता है। तो हम शुरू से जब पढ़ते आ रहे थे तो हमने हकमनी साम्राज्य और एक और लियोनाइडस का जो एथेनियन जो साम्राज्य था उसके बारे में पढ़ते आ रहे थे। दोनों से ही सिकंदर का क्या था? गतिरोध था। ध्यान देने वाली ये बात है, लियोनाइडस इससे पहले क्या है? मिस्र का भी शासक रह चुका था, क्योंकि मिस्र पर भी लियोनाइडस ने क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। तो सिकंदर एक चीज़ तो ये चाहता था कि वो मिस्र पर क्या है? अधिकार कर ले। तो होता क्या है, सिकंदर के दिमाग में ये चलता रहता है कि वो एक तो फारसी साम्राज्य पर क्या है? विजय प्राप्त करे, यानी कि उनको अपने अधीन कर ले। दूसरा ये कि वो एथेनियन साम्राज्य को भी क्या है? अपने अधीन कर ले। तो सबसे पहले वो अपने पड़ोसी छोटे छोटे जो राज्य थे उन पर क्या है? अधिकार प्राप्त कर लेता है। सबसे पहले एक और युद्ध होता है, और युद्ध क्या है? छोटी मोटी लड़ाई होती हैं। किन के मध्य होती हैं? जो सिकंदर के जो विरोधी थे, जो सिकंदर को ऐसा नहीं चाहते थे कि सिकंदर क्या है? मैसेडोनिया के क्या बने? शासक बने। तो उनको सबसे पहले क्या है? उन सबकी क्या करवा देता है? ओलंपिया मिलकर के और सिकंदर दोनों मिलकर क्या करवा देते हैं? उनकी हत्या करवा देते हैं। और जब अपने समस्त विरोधियों का नाश करने के बाद में सिकंदर का ये अभियान चालू होता है। तो सबसे पहले सिकंदर क्या करता है? मिस्र पर आक्रमण करता है। अपने अड़ोस पड़ोस के छोटे राज्यों को क्या है? सबसे पहले अधिकृत करता है। उसके बाद में किस पर आक्रमण करता है? मिस्र पर, और मिस्र पर विजय प्राप्त कर लेता है। मिस्र पर विजय प्राप्त कर लेता है। भारतीय अभियान के एवज में सिकंदर, हम एक और चीज़ इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि सिकंदर का गुरु कौन है? अरस्तु है। दूसरी चीज़, इसका जो जल सेनापति था, जल सेनापति जो था वो कौन था? निरियाकस था, जिसको निरियोकस भी बोल सकते हैं। निरियाकस यानी कि ये सिकंदर का क्या था? जल सेनापति था। दूसरा, इसका जो स्थल सेनापति यानी कि जल सेनापति, था निरियोकस, जबकि सेनापति जो था वो कौन था? सेल्यूकस इसका क्या था? सेनापति था। मुख्य सेनापति इसका जो था वो सेल्यूकस निकेटर, जिसको बोला जाता है सेल्यूकस निकेटर, जो कि बाद में सेल्यूकस निकेटर और भारतीय सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य में युद्ध लड़ा जाएगा। तो वही ये सेल्यूकस निकेटर है। इस समय क्या है? सेनापति है किसका? अलेक्जेंडर थर्ड का। ध्यान दो, अलेक्जेंडर थर्ड के बारे में एक चीज़ और हमें देखने को मिलती है, और वो कि यूनानी लेखों में ऐसा प्राप्त हुआ है कि जो अलेक्जेंडर है वो किसका वंशज है? तो ये वंशज था भैया किसका? हरक्यूलिस का वंशज। हरक्यूलस, जो कि यूनान का एक देवता के रूप में इसकी पूजा भी की जाती है। हरक्यूलिस का क्या था? वंशज था। दूसरा, जो ओलंपिया जो थी वो ऐसा मानती भी थी कि जो मेरा पुत्र जो सिकंदर है वो क्या है? देवताओं की संतान है। और उसने अफवाह भी फैला रखी थी अपने अड़ोस पड़ोसी के क्षेत्र में, यानी कि मैसेडोनिया में उसने अफवाह भी ये फैला रखी थी कि जो सिकंदर है वो क्या है? देवताओं का पुत्र है, इसलिए सिकंदर को कोई भी पराजित नहीं कर सकता। दूसरी चीज़, अरस्तु ने भी भविष्यवाणी की उसके बारे में कि सिकंदर
अपने जीवन में किसी से भी क्या है हारेगा नहीं, और ये एक दिन बहुत बड़ा क्या है सम्राट बनेगा, जो सारी दुनिया पर क्या करेगा शासन करेगा। और हुआ भी ऐसा ही कि सिकंदर जब शासक बना 336 ईसा पूर्व में, तो उसने लगभग अपने जो पड़ोसी राज्य थे छोटे छोटे, उन सबको क्या है एकजुट कर लिया, यानी कि सबको अपने अधीन कर लिया, अपने अधीनस्थ राज्य सेवा में क्या है लगा दिया। दूसरी चीज़ ये हुई कि उसका जो विश्व विजय का अभियान चालू होता है, तो उसमें सबसे पहले वो मिस्र को पराजित करता है। मिस्र में एक नगर की स्थापना भी करता है। तो मिस्र में कौन सा नगर स्थापित किया? मिस्र में अलेक्जेंड्रिया नामक नगर की स्थापना की। कहाँ पर की? मिस्र में, यानी कि मिस्र जो कि वर्तमान नाम क्या है इसका? इजिप्ट है। और इजिप्ट में क्या करता है, ये एक बहुत बड़े नगर अलेक्जेंड्रिया नामक नगर की क्या है स्थापना करता है। इसके बाद इसका अभियान जो चालू होता है वो एशिया माइनर, सीरिया, और उसके बाद में जो आगे का अभियान जो होगा वो इस तरीके से भारत की तरफ ये बढ़ेगा। तो देख लेते हैं इसको। विजय अभियान, तो सिकंदर के जो कुछ विजय अभियान है उनको हम पढ़ते चलते हैं। विजय अभियान, तो मैं आपको बता दूं कि सब फिर ये करता है एशिया माइनर, सीरिया, पर्सिपोलिस या पार्सिपोलिस, पर्सिया या इसको पर्सिया भी बोल सकते हैं। इस पर क्या है ये आगे चलता जाता है, विजय प्राप्त करता जाता है। फिर ईरान आता है, इराक और अफगानिस्तान, पाकिस्तान उस समय भारत में ही क्या थे सम्मिलित थे, तो उनको अलग अलग ना लिख करके हम ये समझ लेंगे कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों जगह क्या है, दोनों क्षेत्रों को क्या है जीत लेता है। यहाँ पर एशिया माइनर और सीरिया पर्सिया में जो साम्राज्य चला आ रहा था, जो कौन सा साम्राज्य था? हकमनी साम्राज्य, जिसको हम पढ़ते आ रहे थे। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर हकमनी साम्राज्य। हकमनी साम्राज्य किस क्षेत्र में? सीरिया, पर्सिया और ईरान इराक के क्षेत्र पर, संपूर्ण क्षेत्र पर या एशिया माइनर पर भी किसका अधिकार था उस समय? हकमनी साम्राज्य का था। और शासक कौन था? शासक था दारा थर्ड, या इसको डरायस थर्ड के नाम से भी हम कह सकते हैं इसको। और वंश कौन सा था? ये हकमनी साम्राज्य या फारसी साम्राज्य, हकमनी साम्राज्य या वंश बोल सकते हैं हम इसको। इसका शासक था दारा थर्ड, जो कि साइरस का ही क्या है वंशज है आगे आकर के, और जेरेक्सिस का भी वंशज है दारा थर्ड। इन दोनों के मध्य में युद्ध लड़ा जाता है, सिकंदर और दारा थर्ड के मध्य में। यानी कि अंतिम जब जीत इसकी होगी, किसकी? अलेक्जेंडर की। तो इसी युद्ध के बाद में वो संपूर्ण फारस पर क्या कर लेता है? अधिकार कर लेता है। और युद्ध का नाम है ग्वागामेला युद्ध। ग्वागामेला का युद्ध। ग्वागामेला एक स्थान का नाम है और ग्वागामेला यह जगह है, इसी कारण से इस युद्ध को क्या कहा जाता है? ग्वागामेला कहा जाता है। युद्ध होता है दोनों में, किसमें? दारा थर्ड व सिकंदर के मध्य। इन दोनों में क्या है? युद्ध होता है। और इस युद्ध में जो मेन सेनापति है इसका वो निरियाकस होता है, निरियोकस जिसका नाम है। तो इस युद्ध में ये ग्वागामेला के मैदान में होने वाला युद्ध है। ईस्वी सन हुआ कब? हमने इसका भी जब अंत देखा
तो हमने पढ़ा कि अकबरी जो साम्राज्य है उसका पतन कब हो जाएगा, 329 ईसा पूर्व में, यानी कि ये युद्ध लड़ा जाता है 329 ईसा पूर्व। 329 ईसा पूर्व में ग्वागा मेला का युद्ध लड़ा जाता है दारा थर्ड और सिकंदर के मध्य में, जिसमें अंतिम रूप से जो पराजित होती है वो किसकी होती है, दारा थर्ड की। इसकी क्या हो जाती है, पराजय हो जाती है। और इसी पराजय जब हो जाती है तो दारा थर्ड जो है वो युद्ध के मैदान को छोड़ करके क्या है, भाग जाता है। कुछ समय बाद में उसी के सैनिकों के द्वारा या उसी के जो विरोधी जो सरदार थे उनके द्वारा दारा थर्ड की क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। और इस प्रकार से जो फारसी साम्राज्य है उसका क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। आगे सिकंदर बढ़ता हुआ जब आता है तो सबसे पहले ये एक जनजातीय प्रदेश पड़ता है जो कि पर्शिया और सीरिया के क्षेत्र में है। तो इसमें इसका विवाह होगा सिकंदर का, और सिकंदर विवाह किसके साथ में वो करता है, यहाँ पर रॉक्सिया या रोक्साना के मध्य, रुक्साना से क्या करता है, विवाह करता है। ध्यान दें, एक निम्न जनजातीय कन्या, क्या है भैया, एक निम्न जनजातीय कन्या होती है, कौन, रुक्साना। इससे क्या कर लेता है सिकंदर, विवाह कर लेता है। तो सिकंदर की सेना में जो विरोध की जो ज्वाला भड़कती है वो यहीं से शुरू हो जाती है, विरोध की ज्वाला। कारण ये था कि जो सिकंदर के जो सरदार थे, मेन सरदार थे, जो उच्च अधिकारी थे, वो इस चीज़ का क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे कि भाई आप जो हैं वो निम्न जाति की कन्या से क्या है, विवाह नहीं कर सकते। इससे क्या है, हमारा वंश क्या है, खराब होगा, यानी कि हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे एक सम्राट के तौर पर या उत्तराधिकार के तौर पर। तो इसका क्या है, विरोध होता है। और यहीं पर विरोध इतना हो जाता है कि सिकंदर यहाँ पर शराब के नशे में अपने एक करीबी जो मित्र होता है उसकी क्या कर देता है, हत्या कर देता है आवेश में आकर। एक करीबी सरदार की क्रोध में आकर सिकंदर हत्या कर देता है। तो सिकंदर क्या करता है, यहाँ पर क्रोध में, आवेश में या नशे में वो क्या कर देता है, अपने एक उच्च सरदार जो है उसकी क्या कर देता है, हत्या कर देता है। और यहीं से विरोध उसका चालू हो जाता है। लेकिन आगे होता क्या है, तो रोक्साना से विवाह के उपरांत में ये जो बैक्ट्रियन क्षेत्र की थी रोक्साना, और यहीं एक जनजातीय क्या थी, कन्या थी, इसी से ये क्या कर लेता है, विवाह कर लेता है। इससे एक पुत्र की भी प्राप्ति होगी। हम आपको बताएंगे कि उस पुत्र और रोक्साना की हत्या कब कर दी जाएगी, 323 ईसा पूर्व, जब सिकंदर क्या हो जाएगा, घायल होकर के जब वापस बेबीलोन पहुंचेगा। यानी बेबीलोन क्या है, इसी फारसी साम्राज्य की क्या थी, राजधानी जो थी वो बेबीलोनिया में थी, और बेबीलोनिया में ही ये क्या करता है, शादी करता है। ध्यान दें आगे, इसके बाद में इसका अभियान चालू होता है सिकंदर का, और ये कहाँ पहुँचता है, लगभग किस खैबर दर्रे से होते हुए, किस दर्रे से, खैबर दर्रे से होते हुए हिंदूकुश पर्वत को पार कर, हिंदूकुश पर्वत को पार कर भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करता है।
होता क्या है, जब वो फारसी साम्राज्य का पतन कर देता है या वहाँ पर विजय प्राप्त कर लेता है, तो उसका जो विजय अभियान है आगे चलता है और आगे क्या करता है, खैबर दर्रे से होते हुए, यानी कि यहाँ पर कुछ रेगिस्तानी भाग भी पड़ता है, तो वहाँ से आगे निकलता है जैसे ही, तो अफ़गानिस्तान के जो हिंदुकुश पर्वत है उससे पहले ही एक खैबर दर्रा पड़ता है, तो उससे होते हुए वो हिंदुकुश पर्वत को पार करता है और भारतीय उपमहाद्वीप में क्या करता है, प्रवेश करता है। तो यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर सर्वप्रथम इसका विरोध जनजातीय कबीलों के द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा? जनजातीय जो कबीले होते हैं भारत में, उनके द्वारा इसका भयंकर विरोध किया जाता है। किसका? सिकंदर का। तो लगभग इन जनजातियों ने सिकंदर को लगभग 1 माह तक या इससे भी ज़्यादा माह तक इसको क्या कर लिया था, रोके रखा था। उसके बाद में जो इसका पहला विरोध या पहला जो युद्ध होता है किसके साथ में होगा। अब एक चीज़ और आती है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अशोक साम्राज्य, एक अशोक नामक क्या पड़ता था, साम्राज्य पड़ता था, जिसकी जो राजधानी थी वो थी मनसक। राजधानी कौन सी थी? राजधानी थी इसकी मशक या मशक जिसको बोलते हैं, ये इसकी राजधानी थी अशोक साम्राज्य की। और ये लगभग भारत के पश्चिम में ही स्थित था, छोटा सा राज्य था और ये यहीं पर स्थित था। इसका विरोध सबसे पहले यही करती है और यहाँ की जो शासिका है उसका नाम है, यहाँ की जो शासिका थी, शासिका जो थी उसका नाम है रानी कृपा। रानी कृपा, जिसको यूनानी लेखकों के द्वारा कैलियोफिस नाम से भी जाना गया है। क्लियोफिस के नाम से भी क्या है, इसका वर्णन हमें देखने को मिलता है यूनानी लेखों में। भारतीय इतिहास में इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती है, इसलिए भारतीय इतिहास से इसको मिटा दिया गया। जबकि भारतीय इतिहास में ये एक अदम्य साहस का परिचय देने वाली, यानी कि जैसे झांसी की रानी को हम याद करते हैं, उससे भी बेस्ट इन्होंने किया अपने समय में और अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया अपने देश प्रेम के लिए या देशभक्ति के लिए। लेकिन इसको हमने क्या है, भुला दिया, इतिहास से मिटा ही दिया, क्योंकि इसका भारतीय इतिहास में क्या है, हमको देखने को वर्णन नहीं मिलता। लेकिन यूनानी लेखकों ने इसका, जैसे प्लूटार्क है, मेगास्थनीज है, उन्होंने भी इसका क्या है, वर्णन किया है। इसके अलावा कई और लेखक हैं जिन्होंने भी इसका क्या किया, वर्णन किया। और यूनानी लेखों में इसका नाम जो मिलता है वो क्या मिलता है, कैलियोफिस नाम इसका मिलता है। किसका? रानी कृपा का नाम। होता क्या है, जब सिकंदर लगभग 326 ईसा पूर्व, यानी कि 326 ईसा पूर्व, इसी 326 ईसा पूर्व में हाइडेस्पीच का युद्ध लड़ा जाएगा। लेकिन उससे पहले जो कुछ महीने गुजर रहे थे, उनमें सबसे पहले जो किसी के साथ में अगर इसका विरोध होता है तो वो किसके साथ में होता है, अशोक रानी कृपा के साथ में इसका क्या है, विरोध होता है। और होता क्या है, यहाँ पर एक चीज़ और आती है, यहाँ पर कृपा ने क्या नहीं किया, किसी भी प्रकार का जौहर वगैरह नहीं कर करके और समस्त राज्य की महिलाओं ने संघ बनाकर सिकंदर का सामना किया। सिकंदर अगर अपने जीवन में सर्वाधिक नरसंहार अगर करता है तो वो इसी क्षेत्र में करता है। यहाँ पर होता क्या है, कृपा जो है वो अधीनता स्वीकार नहीं करती है। क्या नहीं करती है? अधीनता स्वीकार नहीं करती है। किसकी? सिकंदर की अधीनता स्वीकार नहीं करके
और युद्ध करना पसंद करती है। होता यह है कि रानी कृपा या रानी कैलियोफिस जो हैं वो समस्त स्त्रियों के साथ में युद्ध में भाग लेती हैं और क्या हो जाती हैं, वीर गति को प्राप्त होती है, वीर गति को प्राप्त होती हैं। ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ कि भारत में जो राज्य थे वो छोटे छोटे या विरोधी राज्यों में बटे हुए थे, यानी कि एक दूसरे की सहायता यहाँ पर नहीं की जा सकती थी, यानी करते ही नहीं थे, एक दूसरे पर अपना घृणात्मक प्रवृत्ति रखते थे और इसी कारण से वो हमेशा किस में जाते थे, हानि उनको उठानी इस चीज़ की पड़ती थी। और वही हानि किसको हुई, रानी कृपा को हुई। उसकी सहायता किसी भी साम्राज्य ने नहीं की और इसी का खामियाजा भुगता किसने, अशोक साम्राज्य ने, जिसको सिकंदर ने बहुत ही क्रूरता के साथ में यहाँ पर नरसंहार किया। लगभग बहुत सारे बच्चे, बूढ़े, जवान, सभी महिलाओं को, सबको क्या है, सबका क्या कर दिया, वध किया गया, हत्या कर दी गई। आगे सिकंदर अगला जो राज्य जो पड़ता था पश्चिम की तरफ से, तो वो था गांधार। नेक्स्ट जो साम्राज्य था वो क्या था, गांधार। गांधार के जो शासक थे वो थे अंभिराज। अंभिराज, जिसको आम्भिक के नाम से भी जाना जाता है, आम्भिक के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि आम्भिक जो थे वो आम्भिक, इन्होंने क्या किया, सिकंदर की बिना किसी विरोध के अधीनता स्वीकार कर ली। होना भी यही था, क्योंकि जब एक परिवार 10 परिवारों में विभाजित हो जाता है तो उसका अंत ऐसा ही होता है। और यही स्थिति यहाँ पर जो भारत का पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर छोटे छोटे राज्यों में जो बटे हुए राज्य थे, जो शासक थे, वो एक दूसरे को क्या है, घृणा करते थे, जिसका खामियाजा भुगतना इन सबको पड़ रहा था। सिकंदर ने एक एक करके सबको क्या है, अपने अधीन कर लिया, या फिर उन्होंने सबने क्या है, अधीनता स्वीकार कर ली सिकंदर की। गांधार भी ऐसा ही करता है। गांधार राज जो अंभिराज हैं, आम्भिक, उसने क्या किया, सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली और सिकंदर को ये वचन दिया कि वो आगे के जो अभियान है सिकंदर के द्वारा जो किए जाएंगे भारतीय क्षेत्र पर, तो उन सब में सिकंदर का क्या है, धन और बल दोनों के साथ में क्या करेगा, सहायता प्रदान करेगा। आगे देखो होता क्या है, सन है लगभग 326 ईसा पूर्व। 326 ईसा पूर्व में एक और राज्य पड़ता है जो पंजाब प्रांत में स्थित था, जिसका नाम था पुरु साम्राज्य या पुरु राज्य, जिसको हम बोल सकते हैं। कहाँ था, पंजाब प्रांत, यानी कि जो वर्तमान का पंजाब प्रांत है या पंजाब का जो क्षेत्र है, वहीं पर एक जो क्षेत्र था वो पड़ता था। और यहाँ का जो शासक था वो था पोरस। क्या था, पोरस, ठीक है। पोरस जो था काफ़ी बलशाली शासक था, काफ़ी साहसी ही शासक था। सिकंदर ने अपने एक दूत को पोरस के दुर्ग में भेजा और कहलवाया कि अगर पोरस शांतिपूर्वक सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर लेता है तो उस पर किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं किया जाएगा और उसका राज्य ऐसे छोड़ दिया जाएगा, लेकिन उसे सिकंदर की अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। पोरस जो है अधीनता
स्वीकार नहीं करते हैं, नहीं करते हैं तथा विरोध करते हैं। पोरस ने सीधा सीधा बोल दिया कि हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। यानी कि जो पोरस थे वो बड़े स्वाभिमानी शासक थे और इसी कारण से उन्होंने पराजय स्वीकार करना पसंद किया, अधीन होना स्वीकार नहीं किया, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि सिकंदर और पोरस की सेनाएं आमने सामने हो चुकी थी। एक और चीज़ बता दें कि जो पुरु साम्राज्य था, पुरु साम्राज्य जो था वो झेलम और चिनाब नदियों के मध्य था। झेलम और चिनाब नदियों के मध्य था। दूसरा, इस युद्ध का जो नाम आता है वो है हाइडे स्पीच, हाइडे स्पीच का युद्ध। इसे हाइडे स्पीच का युद्ध क्यों कहा गया? क्योंकि यूनानी लेखकों ने झेलम नदी को हाइडा स्पीच नाम लिया है। हाइडे स्पीच कहकर संबोधित किया है, संबोधित किया है। यानी कि जो झेलम नदी है उसको यूनानी लेखकों ने क्या लिखा है? हाइडे स्पीच नाम लिखा। इसी कारण से इस युद्ध को भी क्या कहा गया? हाइडे स्पीच कहा गया। दूसरा है, इसी युद्ध को झेलम का युद्ध कहा जाता है। झेलम का युद्ध या वितस्तता का युद्ध। ऐसा वितस्तता ऐसे क्यों कहा गया है और झेलम क्यों कहा गया? ध्यान दें, झेलम जो वितस्तता नदी है उसी का आधुनिक नाम है, जबकि वितस्तता जो था ये इसका क्या था? प्राचीन नाम था। यानी कि उस समय इस नदी को क्या कहा जाता था? वितस्तता कहा जाता था, नहीं कि झेलम कहा जाता था। और उसी समय जो यूनानी लेखक है उन्होंने इसको क्या लिखा है? हाइडे स्पीच लिखा है। ध्यान देने वाली ये बात है कि युद्ध हार क्यों जाता है, यानी कि पुरु जो है वो ऐसा क्या होता है कि युद्ध को हार जाते हैं। तो इसमें कुछ कारण रहे हैं जिनको एक एक करके हम इनकी चर्चा कर लेते हैं अच्छे से। तो ध्यान दें, देखो युद्ध हारने के कारण सबसे जो महत्वपूर्ण जो कारण आता है, सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वो था सिकंदर का उत्तम रण कौशल या रणनीति, जिसको बोल सकते हैं रणनीति। यानी कि सिकंदर की जो रणनीति थी वो सर्वश्रेष्ठ रणनीति थी। वो समझ जाता था कि किस प्रकार की सिचुएशन है और किस प्रकार से इसको क्या करना है, हैंडल करना है। तो वो समझ जाता था, युद्ध क्षेत्र में ही वो अपनी क्या है रणनीति एक्सचेंज कर लेता था। यही कारण है कि पुरु इस युद्ध में हारता है, क्योंकि यहाँ पर अगर दोनों सेनाओं की कंपेयर यानी कि दोनों को अगर मिलाया जाए तो एक चीज़ सामने आती है कि पुरु के साथ पास जो थी वो सेना संख्या बल के हिसाब से अधिक थी, क्योंकि पुरु के पास लगभग 3 लाख की सेना थी और जबकि सिकंदर के पास ऐसी सेना नहीं थी। लगभग 50,000 घुड़सवारों के साथ में सिकंदर था और कुछ लाख के लगभग इसकी
पैदल सैनिक थे और कुछ तीरंदाज भी थे। लेकिन पुरु के साथ एक तो हाथियों की सेना थी, जो काफ़ी बड़ी हाथियों की सेना थी, लगभग 3000-4000 के समथिंग हाथियों की सेना थी। दूसरी चीज़, दूसरा जो कारण आता है वो आता है मौसम परिवर्तन। मौसम परिवर्तन यानी कि युद्ध क्षेत्र, जब युद्ध स्टार्ट होता है तो क्या शुरू हो जाता है, वर्षा शुरू हो जाती है। वर्षा होने प्रारंभ हो जाती है। वर्षा का प्रभाव क्या देखने को मिला? दूसरा जो कारण था मौसम परिवर्तन, यानी कि जब युद्ध स्टार्ट हुआ तो उसमें मौसम परिवर्तन हुआ और वर्षा होना शुरू हो गई, जिससे कि क्या है, सिकंदर को तो इसकी ज़्यादा हानि नहीं हुई क्योंकि उसके पैदल सिपाही और कुछ घुड़सवार थे, लेकिन पुरु को इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा भुगतना पड़ा। और वो ये खामियाजा था कि पुरु के पास में जो रथ थे, जो घोड़ों के द्वारा चलाए जाते थे, उन रथों के जो टायर थे यानी कि जो पहिए थे वो क्या है, कीचड़ में धंसने लगे और वो रथ अनियंत्रित होकर के क्या है, इधर उधर भागने लगे, उनमें से घोड़े टूट करके। तो एक इसका भी खामियाजा किसको, पुरु को भुगतना पड़ा था। थर्ड जो कारण था, पुरु के पुत्र की युद्ध क्षेत्र में मृत्यु। जैसा कि हम पानीपत का तृतीय युद्ध जब देखते हैं, मूवी है अपनी, तो उसमें सदाशिव राव जो भाऊ है, उसके जो भाई हैं वो एक्सपायर हो जाए, वीरगति को प्राप्त कर जाते हैं। तो वो क्या है, काफ़ी आवेशित हो जाते हैं सदाशिव राव भाऊ और वो गलती कर देते हैं और उसी गलती का खामियाजा ये भुगतना पड़ता है कि उसमें युद्ध हम हार जाते हैं। ये भी यहीं पर भी ऐसा कुछ घटित होता है और पुरु का जो पुत्र है वो इस युद्ध में क्या है, वीरगति को प्राप्त हो जाता है फर्स्ट में ही, जिससे पुरु जो है काफ़ी विचलित हो जाते हैं और आवेश में आकर के युद्ध लड़ते हैं, जिसका खामियाजा ये भुगतना पड़ता है कि वो एक अच्छी रणनीति बनाने में क्या है, नहीं बना पाते और इसी कारण से युद्ध में पराजय होती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण था जीतने का, वो ये था सिकंदर की 10 फीट वाले यानी कि 20-30 फीट से अधिक 30 फीट वाले भालों से यानी कि सिकंदर के पास में एक ऐसी भी टुकड़ी थी जिसके पास 30 फीट के लंबे भाले हुआ करते थे, यानी कि 30 फीट लंबे भालों वाली सैन्य टुकड़ी। भाई चौथा कारण ये भी था कि बड़े बड़े भालों की एक टुकड़ी थी सिकंदर के पास में और ये टुकड़ी लगातार बनी रहती थी, यानी कि अगर इसमें से एक शहीद हो जाता था सैनिक तो उसकी जगह दूसरा ले लेता था तुरंत। इसका खामियाजा पुरु को ये देखने को मिला कि पुरु के जो हाथी, जो गज सेना थी, उसको ये क्या है, महावत को क्या बनाते थे, निशाना बनाते थे अपने लंबे भालों के द्वारा। तो हाथी क्या है, अनियंत्रित होने लगे, यानी बिना महावतों के हाथी क्या हो गए, अनियंत्रित हो गए, किसके, पुरु के। यानी कि इसका खामियाजा ये हुआ कि जो पुरु की गज सेना थी, गज सेना अनियंत्रित हुई। यानी कि पुरु की गज सेना जी जो थी, जब महावती ना रहेगा तो हाथी कैसे आदेश की पालना नहीं कर सकता। तो इसका कारण ये हुआ कि वो अब सैनिकों को भी नहीं पहचान रहे थे हाथी,
चाहे वो खुद के सैनिक हो, चाहे विरोधी शासक के सैनिक हो। अब वो सभी तरह चारों ओर क्या है, तबाही मचाने लगे। तो ये भी एक क्या है, महत्वपूर्ण कारण था। लेकिन कुछ भी हो, हमें एक चीज़ ज़रूर देखने को यहाँ पर मिलती है कि जो पुरु है वो अदम्य साहस के साथ में क्या है, युद्ध लड़ता है, लेकिन फिर भी उसकी क्या है, हार हो जाती है। हार के समय जब पुरु युद्ध का जो निर्णय है वो क्या होता है, सिकंदर की विजय। सिकंदर की विजय के साथ में युद्ध क्या है, समाप्त होता है। अब ऐसा उल्लेखित है कि सिकंदर पुरु से पूछता है कि आपके साथ में कैसा व्यवहार किया जाए, ऐसा लेख हमें देखने को मिलता है। तो पुरु एक बहुत अच्छा जवाब उनको देते हैं कि एक शासक को दूसरे शासक के साथ में जैसा व्यवहार करना चाहिए उस प्रकार से व्यवहार किया जाए। तो सिकंदर इस कथन से काफ़ी प्रसन्न होते हैं और उन्हें क्या है, छोड़ दिया जाता है। लेकिन कुछ लेखों में ये भी मिलता है कि पुरु इस युद्ध में मारे जाते हैं और पुरु जो साम्राज्य है उसका पतन हो जाता है। लेकिन कुछ भी हो, एक चीज़ यहाँ पर कन्फर्म हो जाती है कि पुरु ने अपने साहस, अपने युद्ध कौशल और अपने स्वाभिमान का बेतोड़ क्या है, जवाब देते हुए अपनी क्या निभाई, भागीदारी निभाई देश प्रेम और देश के प्रति। आगे देखो, यहाँ पर सिकंदर का विजय अभियान पूरा नहीं हो करके आगे चलता है और आगे देखो क्या होता है। सिकंदर की सेना यहाँ पर काफ़ी हताश हो जाती है। दूसरी चीज़ हम पढ़ते आ रहे थे, क्या चीज़, नंद वंश को हम पढ़ रहे थे और यहाँ पर जो नंद वंश का जो एक शासक है जिसका नाम है, अब हमने 3 साम्राज्यों को साथ में लेकर के पढ़ा, आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये रिलेशन नहीं समझ में आ रहा हो तो आप पिछली जो हमारी कक्षाएं उनको ध्यानपूर्वक देखें और समझें कि किस तरीके से मैंने 3 साम्राज्य बनाए, यूनान साम्राज्य, हकमनी साम्राज्य और एक एथेनियन साम्राज्य और एक भारतीय मगध साम्राज्य को साथ में लेकर के हमने चर्चा की। और तीनों साम्राज्यों के ध्यान में रखते हुए इनकी डेट बाय डेट हम पढ़ते आ रहे हैं। अब मैं बता दूं आपको, इस समय जो मगध साम्राज्य है वहाँ पर शासक कौन है, नंद वंश का जो शासक है उसका नाम है, लगभग 8वां जो शासक है और वो है घनानंद। मैंने 8 शासक लगभग घनानंद, यानी महापद्म नंद की कितनी संतान हुई थी, 8 हुई थी और घनानंद इनमें सबसे क्या था, छोटा था। तो वो सभी लगभग ज़्यादा शासन नहीं कर पाते हैं, कोई 1 महीने कोई 2 महीने इस तरीके से शासन कर पाते हैं। बाद में जो अंतिम शासक होता है वो कौन होता है, घनानंद होता है। और इस समय मगध का कौन है शासक, घनानंद है। इधर सिकंदर, ध्यान दें, पश्चिमी क्षेत्र पर कौन आ गया, अभी सिकंदर आ गया। यानी कि अगर हम बात कर लें कि पुरु साम्राज्य पर या जो भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है, संपूर्ण जो द्वाब क्षेत्र है यानी सिंधु नदी का जो संपूर्ण क्षेत्र है, उस पर किसका शासन है, सिकंदर का शासन है। अब यहाँ पर इन दोनों के मध्य में क्या है, युद्ध होने वाला है। लेकिन यहाँ पर युद्ध टलेगा और किसकी दूरदर्शिता के कारण, चाणक्य की दूरदर्शिता के कारण ये युद्ध टाल दिया जाएगा। चाणक्य ने एक अफवाह फैलाई सिकंदर की सेना में। किस सेना में, सिकंदर की सेना में। सिकंदर की जो सेना है उसमें अफवाह फैलाई किसने, चाणक्य ने। और अफवाह ये फैलाई कि घनानंद के पास में असंख्य सेना है और सेना भी इतनी शक्तिशाली है कि जिसको कोई भी नहीं हरा सकता। और इस तरीके से अफवाहों के साथ में सिकंदर की सेना में एक भय व्याप्त कर दिया जाता है, जिसके कारण सिकंदर की सेना क्या हो जाती है, भयभीत हो जाती है। और वो सोचने लगती है कि जब हम पुरु से जब हमारा युद्ध हुआ
तो काफ़ी कठिनाई हमें जीतने में हुई थी। तो आगे जो नंद वंश का जो घनानंद शासक है काफ़ी, और दूसरी चीज़ ये भी थी कि घनानंद का अत्यधिक क्रूर होना, क्योंकि घनानंद की जो चर्चा थी साम्राज्य में या संपूर्ण भारत में, वो जो चर्चा थी वो एक भययुक्त चर्चा थी कि घनानंद एक कैसी किस्म का शासक है, एक भयानक शासक है, यानी कि दुराचारी शासक था, दया नाम की इसमें कोई किसी प्रकार की चीज़ भी नहीं, तो काफ़ी अत्याचारी ये शासक था घनानंद। तो इसी को किसने, चाणक्य ने क्या बनाया, अपना हथियार बनाया और सिकंदर की सेना में इस प्रकार की अफवाह फैला दी, जिससे सिकंदर की सेना ने क्या किया, व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। सिकंदर की सेना ने व्यास जो नदी है उसको पार करने से क्या कर देती है, मना कर देती है, और अब क्या डिसीजन करती है, वापस जाने का डिसीजन करती है। यहाँ पर इससे जो एक पुरु और सिकंदर के मध्य में जो युद्ध होता है उसमें एक घटना और होती है कि इसमें सिकंदर तथा उसका प्रिय घोड़ा, प्रिय घोड़ा रुफुकेला मारा जाता है। क्या है, मारा जाता है। यानी कि सिकंदर इसमें युद्ध में, सिकंदर का जो बहुत ही प्रिय घोड़ा था एक, जिसकी क्या हो जाती है, इसमें मृत्यु हो जाती है, जिसका नाम रुफुकेला या बुकाफेला के नाम से भी उसको जाना जाता है, बुकाफेला इसको कहा जाता है, उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और दूसरा ये कि सिकंदर भी इस युद्ध में गंभीर रूप से क्या हो जाता है, घायल हो जाता है। अब सिकंदर ने 2 नगर भी यहाँ पर बसाए थे। हाइडेस्पीज का जब उन्होंने युद्ध जीता तो 2 नगर बसाए थे। एक का नाम था निकैया। निकैया जो था ये विजय के उपलक्ष्य में, और दूसरा जो नगर था वो था बुकाफेला, बुकाफेला नगर। तो ये 2 नगर सिकंदर के द्वारा बसाए जाते हैं। पहला जो था ये विजय के उपलक्ष्य में था, दूसरा जो था ये उसके प्रिय घोड़े के उपलक्ष्य में था। यहाँ पर सिकंदर काफ़ी जब गंभीर हालत में घायल हो जाता है तो सिकंदर की जो सेनाएं हैं वो 2 भागों में बट जाती हैं, एक में निर्याकस के साथ में और दूसरी स्वयं सिकंदर। तो एक सेना उसकी समुद्री मार्ग से वापस जाती है और दूसरा स्वयं जो है वो स्थल मार्ग से कहाँ वापस जाता है, और अब पहुँचता है कहाँ पर, बेबीलोनिया में। बेबीलोनिया में पहुंचकर सिकंदर की एक दुखद मृत्यु हो जाती है। कब, 323 ईसा पूर्व में। कोई कहता है उसकी मलेरिया से मृत्यु हुई, कोई, यानी कि कई कारण उसकी मृत्यु के बताए जाते हैं। कुछ कारण ये भी आते हैं कि उसके सैनिकों को या सिपाहियों के द्वारा उसको क्या दे दिया गया, छेड़ दे दिया गया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ कन्फर्म हो जाती है कि जब हाइडेस्पीज या झेलम का जब युद्ध हुआ था तो इसमें सिकंदर काफ़ी रूप से क्या हो जाता है, घायल हो जाता है, और उसके काफ़ी गहरी चोटें भी आती हैं। और एक चीज़ ये भी आती है कि सिकंदर की जो चोटें हुई थी, जो सिकंदर को गंभीर जो चोटें लगी थी, चोटों में क्या हुआ, इन्फेक्शन हो गया। क्या हुआ भैया, इन्फेक्शन हो जाता है। यानी कि गंभीर जो चोटें लगती हैं, चोटों में क्या हुआ, इन्फेक्शन हो गया। और उसी इन्फेक्शन के चलते सिकंदर की 323 ईसा पूर्व में दुखद मृत्यु हो जाती है।
और इस मृत्यु से पहले ही एक महान जो वाक्य है ऐसा लिखा है उसके मेगास्थनीज के द्वारा कि एक वाक्य बोलता है, और सिकंदर यहाँ पर कहता है कि जब मेरी मृत्यु हो जाए, मृत्यु के बाद मेरे हाथों को खुला छोड़ दिया जाए, खुला छोड़ दिया जाए। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि सिकंदर को इतना तो ज्ञान हो था ही या हो चुका था कि जीवन में कुछ भी सब कुछ नहीं है, यानी कि हम जितना कुछ कर लें वो सब क्या है, नगण्य है। तो सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, तो सबसे जो अच्छी चीज़ वो है कि आप ऐसे कर्म करें जिनसे दूसरों का क्या हो, भला हो सके। ऐसे पाप से ग्रसित कार्य ना किए जाएं। तो सिकंदर का तात्पर्य भी यही था कि जीवन में कितना भी बड़ा आप कार्य कर लो, यानी कि सिकंदर ने लगभग संपूर्ण भारत को, संपूर्ण विश्व को इन्होंने विजित कर लिया था, लेकिन अंत समय में उसको कोई भी क्या है 2 मिनट भी नहीं बचा सका। और ऐसा इन्होंने क्यों बोला, क्योंकि सिकंदर अपनी माँ ओलंपिया से बहुत ज़्यादा क्या करते थे, प्रेम करते थे, और वो अपने अंत समय में अपनी माँ से क्या है, मिलना भी चाहते थे। तो उन्होंने वैदों को, यानी कि जो बड़े बड़े आचार्य वैद थे, उनको भी कहा कि मुझे इतनी देर जीवित रख लिया जाए कि मैं अपने माँ से मिल सकूं, यानी कि मैसेडोनिया तक पहुंच सकूं, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। तो सिकंदर की यहीं पर क्या हो गई, मृत्यु हो गई 323 ईसा पूर्व में, और एक दुखद मृत्यु हुई। इस मृत्यु के बाद में सिकंदर की सेना में आंतरिक गृह युद्ध होता है। तो सिकंदर की सेना में आंतरिक गृह युद्ध होता है, जिसमें सफल कौन होता है, उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो जाता है, क्योंकि इतने बड़े साम्राज्य को कोई एक नहीं चला सकता था, इसलिए सभी क्या है अपना अपना दावा पेश करने लगे। और इसी के चलते सभी में क्या हुआ, आपसी संघर्ष हुआ उनके सरदारों में, और उनमें भी सबसे जो विजित रहा वो था सेल्यूकस निकेटर, जो इसका सेनापति था। इससे पहले सेल्यूकस निकेटर क्या हुआ, विजय हुआ। अंत में यही क्या है, इस विजित प्रजेत में क्या करता है, शासन करता है। अब एक चीज़ ध्यान रखें, आगे हमें इसी को पढ़ना होगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखें कि सेल्यूकस निकेटर जो था वो भारत के जैसे गांधार है, कम्बोज है, पुरु साम्राज्य है, इन सब पर क्या करता रहा, शासन करता रहा। तब तक, कब तक, जब नंद वंश का अंतिम जो घनानंद शासक है की मृत्यु हो जाएगी इसकी, और यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य वंश का क्या आ जाएगा, शासन आ जाएगा, और युद्ध होगा किसके, सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य में, जिसको हम आगे की कक्षाओं में विस्तृत पूर्वक क्या करेंगे, इनकी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। और एक कक्षा को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। हम एक दिक्कत ये भी आ रही है कि कक्षाओं में कुछ बैकअप की जो आवाज़ थी उसकी भी कुछ दिक्कत, कुछ बच्चों ने ऐसा शेयर किया, तो हम ज़रूर से इस चीज़ का सुधार करेंगे। धन्यवाद।